853 लोग जो हैं वो तुरखम बॉर्डर से एंटर हुए हैं, और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान आना चाहें वो या इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता करके, और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी मुसलसल फॉरेन मिनिस्ट्री से रब्ते के साथ हमने कोई 4000 लोगों को वीज़े जारी किए। हम अफगानिस्तान में अमन के, इस्तेहकाम के और उनकी सालमियत के लिए न सिर्फ दुआगो हैं बल्कि हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से वाबस्ता है और पाकिस्तान दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। इस वक्त सारी दुनिया का मरकज जो है वो काबल एयरपोर्ट कैमरों का बना हुआ है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। काबल एयरपोर्ट तक लोग हमसे ये तोके लगाए बैठे हैं कि हम मुख्तलिफ जगह से लोगों को इकट्ठा करके काबल एयरपोर्ट में भी दाखिल करें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी TTP को इस्तेमाल करने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान इशू की, तो तालिबान के कंट्रोल को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया। तालिबान की जानिब से नई गवर्नमेंट की तश्कील के लिए सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। तालिबान के नाइब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर काबुल में मौजूद हैं, जो जामे और मखलूत हुकूमत के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज को इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन को रेड लाइन करार दे दिया है और 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी तक हुकूमत और काबीना का ऐलान नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जो अहम पेशरफ सामने आई है कि तालिबान ने कलअदम TTP को पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म देते हुए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के अजाला के लिए आला सतह का कमीशन बनाया है। कमीशन ने कलअदम TTP को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात हल करें और अफगानिस्तान छोड़कर वापस पाकिस्तान जाएं। साबिक अफगान वज़ीर आज़म और रहनुमा हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार ने भारत को भी वार्निंग दी है कि वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जदोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहें। इसी मुनासबत से हमारा पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, तालिबान का पाकिस्तान दोस्त इक़दाम आपके ख्याल में क्या भारतीय साजिशों का सद्देबाब हो सकेगा? देखिए जी, इस वक्त सारी दुनिया मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान को देख रही है और आपका सवाल एक पर्टिनेंट इंडिया पे है, उस पर भी मैं आता हूँ। और सारी दुनिया के जो वज़राए ख़ारिजा हैं हमारे शाह महमूद साहब से रब्ता कर रहे हैं, चूँकि उनको अपने लोगों को एवैक्यूएट कराना है। शेख रशीद साहब की अभी आपने बात की कि जी जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि एयरपोर्ट के बाहर और अंदर, फिर हम तो लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज भी PIA की 3 परवाज़ें कैंसिल हुई, वो जानी थी और इन्हीं लोगों को लेके आना था। पाकिस्तान अपना एक हमसाये के नाते कर रहा है बात, और उसी हमसाये की सरजमीन पूरे अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई इंडियन कौंसलेट की सूरत में, और पाकिस्तान को ये सैंडविच बना के मारने का जो ख्वाब था इंडिया का वो बीच में रह गया। और अब आप देखें कि इंडियन फोर्सेस जितनी भी हैं उनके रिटायर्ड ऑफिसर सिर्फ़ और सिर्फ ISI का नाम ले रहे हैं कि जी देखें उन्होंने हमें तबाह कर दिया। हमारे लिए तो ये प्राइड की बात है ना कि हमारी फ़ौज की एक एजेंसी जिसका काम यही है कि वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करे, जब दुश्मन के लोग उसे क्रेडिट दे रहे हों तो उस क्रेडिट को मानना भी चाहिए। और हमें भी समझना चाहिए कि इन लोगों ने इतनी मुश्किल में कि जिसमें हमने 80,000 लोगों की जानें कुर्बान की, जिसमें सिविलियंस भी शामिल है, नॉन फोर्सेस के इदारे भी हैं और बराह रास्त फ़ौज भी शामिल है, वो शहीद हुए, $1 ट्रिलियन के हमारे नुकसान हुए और हमें ही डू मोर का कहा जाता रहा। अब वहाँ से आवाज़ उठी कि तालिबान ने कमीशन बना दिया और हिकमत यार ने बाकायदा ये कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया हमारी सरजमीन इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। तो ठीक है, यहाँ तक तो बात, लेकिन असल इशू यही होगा कि जो कमीशन बनाए वो पाकिस्तान के कमीशन की तरह ना हो जाए। पाकिस्तान में कमीशन बना दिया जाए, कमेटी बना दी जाए तो वो बस खेल ख़त्म हो जाता है। तो तालिबान को चाहिए कि इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ओरिजिनल स्पॉट्स बताए कि यहाँ TTP के लोग रह रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि उनके सिग्नल्स हमारे पास भी आते हैं, हमारे सिग्नल्स उधर भी जाते हैं बॉर्डर के पास।
फिर जहाँ से वो सिम्स यूज़ की जाती थी पाकिस्तान के अंदर, जो अफ़गानिस्तान से कंट्रोल हो रहा था, ये सारी चीज़ें हैं जो माजी में हमारी तरफ से बताई जाती रही हैं। कोई मैं ऐसा स्टेट सीक्रेट ओपन नहीं करने लगा। लेकिन इशू ये है कि अब तालिबान को चाहिए, चूँकि बॉर्डर्स को कंट्रोल वो कर रहे हैं, अब किसी और थर्ड पार्टी के पास बॉर्डर नहीं है, ना अफ़गान फ़ौज वहाँ रही और ना कोई शुमाली तहाद किसी इलाके पे भी बॉर्डर को कंट्रोल कर रहा है। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस, इन सब को इस राब्ते को बहुत मुस्तहकम करना चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, अल्लाह ना करे कि वहाँ पे कोई सिविल वार हो, वार लॉर्ड्स खड़े हो जाएं, क्योंकि इंडिया और कुछ साइड्स ऑफ अमेरिकन वो लगे हुए हैं कि वहाँ पे सिविल वार हो, लड़ाई हो जाए। और ये इतना अमन का काम जो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, फिर किसी हद तक तुर्की उसमें शामिल हो रहा है, ये तो बड़ा अमन का गहवारा हो जाएगा। और उनका सारा जो इंडिया को चाइना के मुकाबला में खड़ा करने का प्लान था वो तो सबूताद हो जाएगा, उनको सबूताद होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हमारे जिन लोगों ने किरदार अदा किया पहले, उन्हें और ज़्यादा विजिलेंट होना होगा। ठीक है, इंडियन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमें बिल्कुल उसको देखना भी है और उस तारीफ़ से ज़्यादा अब अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम करके दिखाना है, क्योंकि हमारी मगरबी साइड मुस्तहकम होगी तो मशरिक वाले वैसे ही नहीं हिल सकेंगे। जी हाफिज़ ताहिर साहब, आपके ख्याल में तालिबान का पाकिस्तान दोस्त इक़दाम किस तरह से आप देखते हैं, और जो हम भारतीय साजिशों का बार बार जिक्र करते हैं, आपके ख्याल में इससे उन भारतीय साजिशों का सद्देबाब हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा तालिबान हैं वो पहले से बहुत मुख्तलिफ हैं, और अब ये बात बड़ी क्लियर है और वो बात बार बार कर रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे किसी मुल्क के खिलाफ। पहले जो सूरत हाल थी ना वो मुख्तलिफ थी। पहले उन्हें जंगजू चाहिए थे, पहले उन्हें वहाँ पर जंग के लिए लोग चाहिए थे, अफराद चाहिए थे। लेकिन उस वक्त भी मुल्ला उमर ने ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान में जाके तकरीब करते हैं इनको उठाओ और इनको पाकिस्तान के हवाले कर दो। वो बात बिल्कुल ठीक है आमिर साहब की कि वो बात नहीं पहुंच सकी अपने, क्योंकि उसको मैं ज़ाती तौर पर भी इसका ऐनी शाहिद हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी और वो नहीं हो सकी। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं, अब सब कुछ मुकम्मल खुद मुख्तार तालिबान हैं, कोई वहाँ लड़ाई नहीं है, कोई उनको जंगजुओं की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो वो बात कह रहे हैं, और खाली वो पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहे, वो पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं। और बाज़ इस्लामी ममालिक भी ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि जी तालिबान पर एतमाद कैसे करें, तो लिहाजा उनका अमल ही उन पर एतमाद का सबब बनेगा। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह वो कह रहे हैं उस पर वो पूरा उतरेंगे। उनके इस मरतबा के इक़दामात माजी से बहुत बेहतर हैं, और लेकिन अमल जो है वो बताएगा। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अमली तौर पर भी वो किसी को अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल करने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और बाकी चीज़ों में भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जिस तरह उन्होंने आपने देखा है मीडिया या ख़वातीन के हवाले से भी एक तब्दीली नज़र आ रही है, लेकिन हमारा उनके साथ जो ताल्लुक है वो बरादराना है। हम आज भी ये समझते हैं कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है और हमारा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियर है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि जो ग्रुप तो वहाँ पर मौजूद हैं TTP के या दूसरे, या वो उन्हें वहाँ से वापस पाकिस्तान भेजेंगे, और अगर वहाँ रखेंगे तो उनको फिर वो इस अंदाज में रखेंगे कि वो वहाँ से कोई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। खून अफगानिस्तान में भी बहा है, खून पाकिस्तान में भी बहा है। हमने ये सारी मेहनत इसलिए की है और कर रहे हैं कि ये खून बहने का सिलसिला बंद हो। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारी तवक्कुआत हैं अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से वो पूरी होंगी। सही जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, ये एक बहुत ही खुशशाइन बात है जिस तरह से एक पंजार ने बात की है, उससे पहले भी तालिबान ने बात की, लीडर्स ने बात की है कि ये जो हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये मेरे ख्याल में तालिबान जो कहते हैं वो करते हैं, और हमें इस पर एतमाद भी होना चाहिए। हमारी एफर्ट भी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम उनसे कोऑर्डिनेट करें, अल्लाह करे जितनी जल्दी उनकी हुकूमत बन जाए, ताकि हुकूमत बनेगी, एक उनकी प्रॉपर पॉलिसी बयान भी आएगा। और ये हुकूमत भी मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते अभी और लगेंगे, इसलिए कि जब यहाँ से अमेरिकन चले जाते हैं उसके बाद देर मोस्ट लाइकली कि फिर ये तो पूरी हुकूमत साजी करेंगे और अपना बयान भी देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये चाहिए कि हम अपनी फेंसिंग थोड़ी सी लगी वो भी कंप्लीट करें। तालिबान से यही मुज़ाकरात में
शामिल होना चाहिए कि हमने जो फेंसिंग की है इसको इधर हम गार्ड करेंगे, उधर आपके करेंगे, उधर पोस्टें बना लें ताकि इसको कोई मिसयूज ना करे। सबसे प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। एक तो ये है। सेकंड ये कि इंडिया को में सदम मातम बिल्कुल सही मचा हुआ, बहुत मचना भी चाहिए। जितना इन्होंने पाकिस्तान को और बलोचिस्तान को और सीरिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसी और ने नहीं की है। हमारी मुसल्लह फौज ने पूरी कोशिश की, हमारी हुकूमत के साथ मदद की जाए, जौन सी भी हुकूमत थी, कि इसमें हम अपने काम में लगे रहें। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त उनसे यही कोऑर्डिनेट करें कि जी इनको गैर मुसल्लह किया जाए, इनको यहाँ से निकाला जाए। उसके बाद ISS भी है, NDS भी, टोटल वहाँ पर तितर हो गए हैं। बट आफ्टर सम टाइम अगेन ये कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करेंगे। अजीत डोभाल बड़ा ही शैतान इंसान है और इसने पहले ही जब कहा था कि ये तो फौज बड़ा लड़ेगी, ये कर दी अफगानिस्तान में 5 के जब पाकिस्तान ऐसे ही कहते हैं, सब बातें उसकी झूठ निकले, उसके नियम झूठे पड़े हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि हमें ये करने की है और साथ ही साथ आइंदा के लिए पाकिस्तान को इमीडिएटली जब रिकग्नाइज करने का वक्त आए तो चाइना, रशिया, ईरान के साथ फॉरन पाकिस्तान शुड ज्वाइन देम, वी शुड नॉट बी लेट, ताकि इससे भी बहुत हमारे अंदर के ताल्लुकात से फर्क पड़ेगा। जी फैसल साहब। अच्छा देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अफ़गानिस्तान में जो है जो सूरत हाल हुई वो हर लिहाज से जो है वो पाकिस्तान के हक़ में और इंडिया को जो है वो मुँह की खानी पड़ी है। और इस हद तक मुँह की खानी पड़ी कि इंडिया का जो वहाँ पे गैर मामूली असर रसूख था वो मुकम्मल तौर पे जो है वो सिफर हो गया। और हद तो ये हुई कि जो तालिबान के पहले दुश्मन थे, जिनसे तालिबान के माजी में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, वो उनके ना सिर्फ तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हो गए बल्कि उनके वहाँ पे जो है सफारत खाने खुले हुए, जैसे रशिया और ईरान, ये एक ज़माने में तालिबान के दुश्मन मुल्कों में शुमार होते थे। लेकिन अगर वहाँ इस वक्त किसी के सफारत खाने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हो 4 मुल्कों में, तो उनमें रशिया भी शामिल है, चीन शामिल है, ईरान शामिल है, बाहर पाकिस्तान तो तालिबान का एक दोस्त मुल्क है। लेकिन हमें अफगानिस्तान की सूरत हाल का तजिया करने से पहले या तजिया करते वक्त जो है वह अपने आप को तालिबान के शहर से निकाल के बात करनी होगी। लेकिन हमें सबसे पहले और सबसे आखिर में, अव्वल और आखिर जो हमारे लिए लाजिम है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है कि हमें पाकिस्तान के मफादात को सामने रखकर जो है वो अपनी सारी बात करनी है। पाकिस्तान के मफादात को सामने रखकर जो है हमें अपनी पॉलिसियाँ बनानी होगी। जहाँ तक गुलबदीन हिकमत यार की बात है, गुलबदीन हिकमत यार की तो इस वक्त अपनी कोई हैसियत नहीं है। उन्हें बिल्कुल इंडिया के हवाले से ये बात कही है, लेकिन उनकी तो अपनी कोई हैसियत नहीं, वो तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त खुद जो है वो तालिबान के जो है वो रहम करम पर हैं। तो उनकी बात पे फिलहाल हमें जो है इस वक्त इतना खुश नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाए अब TLP के ऊपर। TLP के हवाले से जब भी जो है तालिबान से पूछा जाता है तो वो इसका वाज़ेह जवाब देने से जो है वो गुरेज करते हैं। जैसे ताहिर अशरफी साहब कह रहे थे कि उनका तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि हम अपनी ज़मीन जो है वो किसी भी जो है वो दहशतगर्द को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी रियासत के खिलाफ इजाज़त नहीं देंगे। तो ये मौक़िफ़ उनका चीन के लिए भी है, ये चीन की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पे बता कर आए। ये मौक़िफ़ उनका पाकिस्तान के लिए भी है, ये मौक़िफ़ उनका ईरान के लिए भी है। लेकिन जहाँ लफ्ज़ स्पेसिफिक TLP के हवाले से, जो तालिबान के हवाले से जितनी भी अभी तक बातें आ रही हैं वो फ़ॉरेन मीडिया कर रहा है। तालिबान ने अब तक TLP के हवाले से कि वो पाकिस्तान के हवाले करेगा, उनको इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा, इस्तेमाल किस हद तक इजाज़त होगी, क्या होगा, कोई बाज़ाब्ता बयान इस वक्त तक जो है इस वक्त तक तालिबान का जो है वो सामने नहीं आया। और एक है वाक़या भी आप इसको गौर करें कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब ये लोग यही देते हैं कि अपनी ज़मीन जो है हम किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने, वो सबके बारे में कहते हैं। आप देखिए दाइश के रहनुमा को वहाँ से रहा हुए उनको जो है उसी वक्त जेल में या जेल से बाहर जो है मार दिया गया। लेकिन जो TLP तालिबान पाकिस्तान की जो रहनुमा जो रहा हुए वो कहाँ गए? उनके साथ जिस पर वो रहा हो रहे हैं, अगर उसकी वीडियो आप गौर करें तो बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनको तो पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। एक से मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, TLP का इस वक्त मसला ये है, TLP एक मुसल्लह अफरादी कुव्वत है। जी TTP, सॉरी TTP। असल मसला यही है, मैं ये इतनी रवानी से बोली जा रहे थे, मैं अगर रोकूंगा तो कहेंगे बड़ी सीरियस बात है। TLP और TTP का पता होना चाहिए। और ये हमने जो बात की है प्रोग्राम में वो TTP के ऊपर तालिबान के तर्जुमान के बयान पे की है भाई, किसी और ने नहीं की। जी फैसल साहब। तो
इनको तो बस चिचोरापन का मौका चाहिए कसम से। वो अब टीटीपी का जो रट्टा बोल गए, ये है कि वो एक अफराधी कुव्वत है, मुसल्लह अफराद के, वो तालिबान जो है भी उनसे अपने आप को अलग नहीं करना चाहते। सही हो गया जी इलियास साहब। जी ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने ये वाज़ह तौर पर कहा है जैसे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और ये भी सबको अब क्लियर हो गया कि भारत की जानब से हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल की जाती थी अफ़गानिस्तान की, और हर प्रोपोगंडा उधर से होता था, हर दहशत गर्दी का वाक़या उधर ही प्लान होता था और उधर से इस्तेमाल किया, और भारत की जानब से बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई। अब तो ख़ुद वो तस्लीम करें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई वो सारी ज़ाया हो गई और क्रेडिट हमें जाता है सारा, तो हमारे इदारों को। तो ये जो सूरत हाल है, इस बात को दुनिया को देखना चाहिए कि भारत की जानब से माजी में क्या दहशत गर्दी की जाती रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो अब इसको जो तालिबान की जो नया जो सेटअप आया है, तालिबान ने तब्दीली, ये सबसे बड़ी अहम तब्दीली है कि तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं करने देंगे। दूसरे ममालिक का भी कहा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये स्पेशली ये अगर कहना है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो माजी में इतनी कुर्बानियाँ दी और जो इतना नुकसान हुआ, तो इस तमाम सूरत हाल को मुस्तकबिल में रोकना होगा, और तालिबान की सपोर्ट के साथ ही ये बेहतर अंदाज से ये काम चल सकेगा। तालिबान अपनी सफ़ों में से उन लोगों को निकालें या उन लोगों को देखें जो माजी में इनके साथ ये इस तरह करते रहें, तो ये ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को जो है इन दहशत गर्दी के जो ओछे हटकंदे हैं भारत की जानब से वो इस्तेमाल न। भारत तो अभी भी इस्तेमाल करते हैं, एंड तक करता रहा कोशिश कि वो किसी न किसी तरीके से अपने तैयारे भेजता रहा, अपनी गवर्नमेंट को चाहता रहा कि वो स्टेबल हो और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान और दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं उनको मिल के तालिबान के साथ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा ताकि मुस्तकबिल में भारत की जानब से ये दहशत गर्दी के वाक़यात ना किए जा सकें, और दुनिया भर को भी इस बात को बावर कराना चाहिए कि भारत अपने कंट्रोल में रहे और इस दहशत गर्दी को आइंदा से ना करे। और इसके ये अब तो सबके सामने वाज़ेह हो गया कि भारत ने कितनी इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, और आज तक इसके बारे में कोई नहीं बोलता, लेकिन अब तो तालिबान खुद बोल पड़े कि जी इस्तेमाल। ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम एक ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, क्या मुल्क दुरुस्त रास्ते पर गामजन है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म और उनके वज़रा गलत बयानी के ज़रिए अपनी बदतरीन कारकर्दगी को अच्छा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात पर पाकिस्तान में कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन 3 बरसों में पाकिस्तान के सरकारी अदारे तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। बैड गवर्नेंस नहीं हुई, बल्कि गवर्नेंस हुई नहीं, नो गवर्नेंस। आप अफ़गान इशू पे देखिए, कौमी असम्बली का, सेनेट का कोई इजलास नहीं हुआ। पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को इतनी बड़ी डेवलपमेंट पे ना कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उन्हें कंसल्ट किया गया है। हालांकि अफगानिस्तान की सिचुएशन का डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान पे पड़ता है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान और केपी पे बहुत ज़्यादा उसके असरात मरतब होते हैं, जिन्हें गवर्नेंस की कोई समझ और सूझबूझ नहीं है। सिर्फ इन्होंने बातें की हैं और इन्होंने झूठ बोला है या फिर अपने सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया। आज भी हम यहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने 3 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करने के लिए 26 अगस्त को वफाक और सूबों में तकरीबात के इनेकाद का फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 26 अगस्त को इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब से खिताब करेंगे और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने पेश करेंगे। इससे पहले PTI ने PMLN के इक़्तिदार के 3 सालों के साथ तकाबली जायज़ा जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के मुकाबले में सेहत के शोबे में 454 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए, तालीम पर 323 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए, जबकि माहौलियात के शोबे में 1750% इजाफी बजट खर्च किया गया। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुआशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी का दावा करते हुए ट्विटर पैगाम में बताया है कि OCCI के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन मस्बत हो गई है। बैरूनी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के एतमाद में ड्रामाई इजाफा देखने में आया है। इसी से मुतालिक हमारा ये सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। अपोजिशन भी शदीद तनकीद कर रही है कि PTI हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आपके ख्याल में आप किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पर है? देखें, दुआ इस तरह महंगाई है, मैं बिल्कुल ऑपोजिशन के साथ हूँ, बल्कि आवाम के साथ हूँ। वो उस पर कंट्रोल नहीं हुआ और यही प्रेफरेंस होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 31 दिसंबर हो। PTI को अपना वोट बैंक इम्प्रूव करने के लिए इसकी ज़रूरत है, ये तो एक 1 पॉइंट। लेकिन इसके साथ बहुत भी प्राइम मिनिस्टर देखे, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इस वक्त ट्रैक पर चढ़ पड़ी है
आपने एहसास प्रोग्राम आपका दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, उसके बाद शेल्टर टू होम आपने उनको दे दिए हैं, उसके बाद हेल्थ कार्ड आपने दिए लोगों के लिए। ये वो है जो अभी लोगों को पता चलना शुरू और कुछ जगह पता भी चल जाएगा। फिर उसके बाद जब आपकी इकॉनमी में काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, आपका ग्रोथ रेट जो है 4% पे, और ये दे होप नेक्स्ट ईयर 5th पे चला जाएगा। डिजिटल एक्सचेंज में $2 बिलियन आपके पास आ गए हैं। यूथ प्रोग्राम में $15 बिलियन दिए न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो कर दिए। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। लेकिन द ओनली थिंग बट आई फील डिफिकल्टीज के लिए महंगाई, गवर्नमेंट को पूरी कॉन्सेंट्रेशन करनी चाहिए। अगर इसमें दे आर सक्सेसफुल, आई एम श्योर कि देन दे विल हैव मोर स्मूथ सेलिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years। जी फैसल साहब, असल में इमरान खान का जो कामयाब होना भी इसलिए भी मुश्किल है कि इमरान खान साहब से जो अवाम की जो तवक्कात थी ना, वो हद से ज़्यादा थी। गैर मामूली लोगों ने जो है उनसे तवक्कात कर ली थी। असल में इमरान खान के जो ब्रांड मैनेजर्स थे या स्ट्रेटेजिक प्लानर्स थे, उन्होंने भी इमरान खान के साथ जो है ना बहुत ज़्यादती की। इमरान खान की जो ब्रांडिंग की मुहिम इस तरह तैयार की गई और इमरान खान की शख्सियत को इस तरह उजागर किया गया है कि ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का हर मसला जो है वो इमरान खान साहब का उसके पास हल है, उनके आती के साथ ही हल हो जाएगा। नहीं, मज़हब है तो इमरान खान साहब हल कर देंगे, मईशत है तो इमरान खान साहब हल कर देंगे, तालीम है तो इमरान खान साहब हल कर देंगे, सेहत है तो उसका वाहिद हल जो है इमरान खान साहब है। हद तो ये हुई थी कि जब इमरान खान साहब पहले दिन हल्फ उठाने जब जा रहे थे तो बहुत से लोग टीवी ये देख रहे थे शायद इमरान खान जो है वो हॉलैंड के वज़ीर आज़म की तरह जो है वो साइकिल पर बैठ के जो है वो हल्फ लेने जाएंगे। यानी कि तवक्कात का लोगों की जो लेवल था वो ये था, वो इमरान खान से ज़्यादा जो है उनके जो भी ब्रांड मैनेजर थे उन्होंने उनकी जो कैंपेन डिज़ाइन की थी। अच्छा, होमवर्क इनका कुछ था नहीं, अमली तौर पर जो है इनके पास कोई ना टीम थी। जो वक्त ने साबित किया तो इमरान खान की शख्सियत साजी के लिए जो दुनिया की तारीख की दिलचस्प मुहिम ये हुई कि वो खाली डिब्बे के ऊपर चलाई गई, उस डिब्बे के अंदर प्रोडक्ट नहीं थी। ठीक है, ये बड़ी अपनी नौयत की एक अनोखी जो है वो मुहिम चली, खाली डिब्बे पर चली, प्रोडक्ट अंदर नहीं थी। सही जी। हाफिज तारिक साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों को? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो ये समझता हूँ, एक मैं अरब इस्लामी दुनिया का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो अपनी तारीख के बेहतरीन मोड़ के ऊपर हैं, बेहतरीन इस वक्त ताल्लुकात हैं। 39 साल के बाद आपके यहाँ इराक के साथ इस लेवल का आमदोरफ्त शुरू हुई है ताल्लुकात की, और उसके बाद आप देखें 16 साल के बाद कुवैत के वजीर खारजा आते हैं, वहाँ वीज़े खुल गए। दुबई और सऊदी अरब के बीच में चूँकि पिछले दौरे हुकूमत की वजह से कुछ मसाइल आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर हो गए। और दीनी एतबार से, अगर मजहबी एतबार से हम देखते हैं तो वो भी आप देखें, यकसा निसाब तालीम को देखें। अभी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हिदायत आज ही वज़ीर आज़म ने दी हैं जी, उनको देखें। मदारस का देखें आपके 70 सालों से हमारे जो मदारस थे वो वजारत सनत के साथ जाके रजिस्टर्ड होते थे। ये हुकूमत आई है, इसने 70 साल बाद मदारस की तालीम को, और ये तय हुआ कि मदारस में FA तक जो दुनियावी तालीम है यानी स्कूल की तालीम है वो भी दी जाएगी। तो अब मदारस वजारत तालीम के साथ जाके रजिस्टर्ड हो रहे हैं। फिर ये अफगान पॉलिसी देख लेंगे, इसमें खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि भाई बैठो मुज़ाकरात करो, टेबल पे बैठो, उसमें उन्हें जो है बाकी महंगाई बिलाशुबा एक ऐसी कोरोना की वबा भी आई, बाकी चीजें भी हैं, महंगाई एक है जिसके ऊपर मेहनत हो रही है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस पे काबू पाया जाएगा। लेकिन मजमूई एतबार से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी कामयाबियां हैं। ये एक जरूर कमी है कि खान साहब की टीम जो है वो 2-2.5 साल इसमें लगी रही कि जो दूसरों के मामलात थे उनको बताने में, अपनी कारगुजारी बताने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए थी, जो अब हुई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो 2 साल है इनमें बहुत सारी बेहतरियां आएंगी और बहुत बेहतर होगा। ये चंद चीजें हैं जो मैं जिनके बारे में सोचता हूँ या देखता हूँ, उसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीजें बहुत बेहतर हुई हैं और तरफ जा रही हैं। महंगाई का बहरहाल मामला है, उसके लिए कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह उस पर भी काबू पाया जाएगा। जी आमिर साहब। माशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट्स ने जितनी तारीफ़ें की तो मैं तो वो पॉइंट लिख रहा था, कारोबार अच्छा हो गया,
और ताल्लुकात अरब ममालिक से अच्छे हो गए, जहाँ पे वीज़े बंद हो गए, जहाँ पे फ़्लाइटें हमारी जाने नहीं दे रहे, कारोबार अच्छा हुआ, आम आदमी का रोज़गार छिन गया, कारोबार अच्छा हो गया और किसी को सस्ती चीज़ नहीं मिल रही। कोई तो रिफ्लेक्शन कहीं पे तो आनी चाहिए ना। हम मान जाएंगे, लेकिन मैं ये 100 दिन जो खाली डब्बे के लिए फैसल साहब फरमा रहे थे वो मैंने नहीं दिए थे, 6 महीने मैंने नहीं दिए थे, साल मैंने नहीं दिया था, और इस साल 30 जून तक महंगाई ख़त्म करने का टाइम हमारे ब्रिगेडियर साहब ने दिया था। आप मुझे बताएं, मैं 3-4 चीज़ें गिनवाता हूँ, इसमें पैसे कितने खर्च होने थे और इस्लाहात होनी थी। गवर्नर हाउस में गवर्नर्स नहीं रहेंगे, पीएम हाउस में पीएम नहीं रहेंगे जहाँ वो मुस्तकिल आ गए, और यूनिवर्सिटी बन जाएगी। अच्छा जी, नया बल्दियाती निज़ाम 3 साल में नहीं दिया, पुलिस इस्लाहात के नाम पे तमाम खात्मा हो गया। डॉक्टर इशरत हुसैन अगले महीने की यकम को इस्लाहात समेत वापस जा रहे हैं। कहते थे 3 साल से पहले सेक्रेटरी नहीं बदलेंगे, यहाँ 2-2 माह में 4-4 सेक्रेटरी बदले, 8-8 वज़ीर बदल देते हैं। वो के जो मजाक भी चला के कपड़े बदल देते हैं और काम वहीं पर रह जाता है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएँ कि जब आप एक सेक्रेटरी को पेट्रोलियम से निकालते हैं कि वो पेट्रोलियम कंपनियों के साथ बददियानती नहीं तो नाअहली में शामिल था कि उन्होंने कार्टेल बनाया और पेट्रोल नापैद कर दिया जी, उसको सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज लगा दिया। मतलब मुझे बताएं कि ये सारे नाबगैर रोज़गार लोग इनके पास जो इकट्ठे हुए कि एक वजारत से बदलते हैं तो दूसरी में लगा देते हैं, आप एक सेक्रेटरी को कसूरवार करार देते हैं और उसको इंडस्ट्रीज हवाले कर देते हैं कि पेट्रोलियम में आपने सफाई किया है। अभी 26 को गवर्नमेंट अपनी पायदार हुकूमत के 3 साल की मेन चीज़ें बताएगी। ये ट्विटर तो अभी शुरू है ना दोबारा, हम उसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा करेंगे कि ये हाँ ये पॉजिटिव है। कोरोना की वजह से हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है, हमें ऑर्डर्स मिले हैं एक्सपोर्ट के, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया बंद थी और हम खुले थे, इसको इस तरह ना लें कि कोरोना से नुकसान हुआ है। आपके पास एफबीआर में आके तमाम इंडस्ट्रियलिस्टों और ताजरों ने कहा हमने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया, और सेक्रेटरी जो वजीर हैं इंडस्ट्रीज़ के वो रोज़ ट्वीट करते हैं इस पर। बताएं आम आदमी के बदले में आपने क्या दिया? जी इलियास साहब, ये तो सबके सामने है, देख लें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं देख लें। उसमें गुड गवर्नेंस की मिसाल ये है कि आईजीज़ बदल गए, ब्यूरोक्रेट्स बदल गए, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद वज़ीर ख़जाना आपके वफाकी बदलते रहे, तक क्योंकि आपके पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं थी, आपकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही थी, इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो आप देखें यही रहे, कोरोना के साथ लड़ते रहे, इकॉनमी स्लो डाउन हो गई। फिर ये तमाम जो सूरत हाल हैं उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से एफर्ट्स की जाती रही, 100 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, अब 3 साल तक अभी तक देख रहे हैं कि क्या है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इकॉनमी ठीक हुई, ज़ाहिर है एक इकॉनमी रुका हुआ था पहिया, अब चलेगी तो ज़ाहिर है हमें ऑर्डर जिस तरह मिले। कोरोना की सूरत हाल में हमारी इंडस्ट्री चलती रही, हमने बड़ा फेस किया कोरोना को, और कोरोना में बड़ी ये रहा कि हमारे अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। ये एक हमारी थी बिल्कुल, जिसमें इकॉनमी हमने बाहर से ऑर्डर्स लिए ये, लेकिन जो सूरत हाल एक काम आदमी से पूछेंगे वो खुशहाल नहीं नज़र आएगा। चलें ठीक है इलियास, मुझे ना बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं अभी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल है हमारा, चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली क्रिकेट में कितनी तब्दीली ला पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। कप्तान ने जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी आइंदा हफ्ते अपने ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज एहसान मानी और रमीज़ राजा ने प्राइम मिनिस्टर से अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिसमें क्रिकेट की बेहतरी और मसाइल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने रमीज़ राजा को नया चेयरमैन पीसीबी बनाने का इंदिया दे दिया है। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म रमीज़ राजा का नाम बतौर मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजेंगे, जिसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रमीज़ राजा को नया चेयरमैन पीसीबी मुंतखब करेगा। इसी हवाले से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल होगा, लेकिन इस खुसूसी सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने और सलीम खालिक साहब ने। आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब हमारे साथ ही होंगे। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी। मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, ये चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई क्रिकेट में कोई तब्दीली ला पाएगी ये तब्दीली? बहुत बहुत शुक्रिया दुआ। और अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से तो एहसान मानी साहब अपने 3 साला दौर में क्रिकेट को बुलंदी की तरफ ले जाने के बजाय पस्ती की तरफ ही ले गए। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि जब वो 2003 से 2006 तक आईसीसी के सदर रहे थे तो तवक्को की जा रही थी कि एक तजुर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आएंगे तो क्रिकेट में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन बजाय बेहतरी आने के और अबतरी आती गई क्रिकेट में, और फिर वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव को इंग्लैंड से लेकर आ गए वसीम खान को। तो
तो मैं समझता हूँ क्रिकेट के मामलात पर वजीर आजम पर भी तनकीद हो रही थी, क्योंकि वो पीसीबी के पैटर्न इन चीफ हैं, और शायद इसी तनकीद की वजह से उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि मानी साहब के जो 3 साल दौर में मजीद तोसी न की जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मानी साहब भी आज मिले वजीर आजम से। दुआ आज जाकिर खान साहब जो वजीर आजम के भी बड़े करीबी दोस्त हैं, वो लेकर गए थे रमीज राजा साहब को पीएम हाउस। कोई ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इसमें यही तय पाया है कि रमीज राजा साहब को पीसीबी के पहले गवर्निंग बोर्ड का रुकन बनाया जाएगा और फिर उसके बाद गवर्निंग बोर्ड के अरकान पीसीबी के चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। वजीर आजम ने उस तरह की गलती नहीं की जब 18 अगस्त 2018 को उन्होंने वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाया था और उसके फौरन बाद ट्वीट कर दिया था कि नजम सेठी की जगह एहसान मानी चेयरमैन होंगे। उस वक्त उन्होंने तरीक़ेकार उन्हें नहीं पता था, बाद में उन्होंने उसकी वजाहत भी की। तो इस मरतबा एक प्रॉपर तरीक़ेकार के जरिए गवर्निंग बोर्ड में जा रहा है नाम। लेकिन जो मेरे जराए बताते हैं कि वजीर आजम के करीबी अजीज डॉक्टर जवाद जो लाहौर जमखाना में बड़े मुतारिक हैं, उनका नाम भी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर के लिए लिया जा रहा है। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पर। फिलहाल इंडिया ये अच्छा, मिर्जा आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? ज़राए के मुताबिक कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि एहसान मानी साहब से भी बड़े मुतमईन हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और क्या आपको लगता है कि उनको भी तौसीह मिल सकती है? मतलब अभी तो नाम ही गया ना रमीज राजा साहब का भी। लेकिन दुआ मुझे नहीं लगता कि तौसीह मिल सके। उसकी वजह यह है वो ट्रस्टेड आदमी तो है, वजीर आजम के शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं एहसान मानी साहब। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी तो हुकूमत आई वफाक में, इससे पहले जब केपीके में हुकूमत थी जब भी उन्हें गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया था। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स की एक टास्क फोर्स थी उसका भी उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन फिलहाल क्योंकि माशाल्लाह 23 मार्च को एहसान मानी साहब 77 बरस के हो चुके, तो अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, लेकिन उनकी उम्र भी आड़े आएगी। और जो हमारे जराए बताते हैं दुआ कि एक सर्द जंग भी जारी थी इख्तियारात के हुसूल की एहसान मानी और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के दरमियान, और लगता एहसान मानी ने सारी अथॉरिटी अपने पास रखी थी। लगता यही है कि वजीर आजम को इस तरह की इतलात मिली है जिसकी वजह से बाइज्जत अंदाज से मानी साहब को रुखसत करने का फैसला किया गया। सलीम खालिक साहब, आपके क्या कमेंट है चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली और ख़ासतौर पर रमीज राजा का नाम सामने आ रहा है, आपके ख्याल में क्रिकेट में कोई तब्दीली ला पाएगा ये नया नाम? देखिए, जब 4 दिन पहले एक्सप्रेस में हमने ये खबर दी थी कि रमीज राजा और दूसरे लाहौर जिमखाना वाले हैं, हमने गवर्निंग बोर्ड में उनके नाम आ रहे, तो लोगों ने ये कहा ये कैसे हो सकता है। अब सब लोग वही बातें कर रहे हैं। बात इकबाल बेग साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही कि एहसान मानी साहब से उम्मीदें बहुत थी, ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि वजीर आजम को भी, सब लोगों को थी, लेकिन वो उन पर पूरा नहीं उतर सके। आप देख लें क्रिकेट कितनी हमारी जवाल पजीर हुई है, तो शायद ये रियलाइज कर लिया कि मानी साहब डिलीवर नहीं कर रहे, इसलिए शायद पीएम ने फैसला किया कि उनको चेंज किया जाए। लेकिन आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 1-2 महीने पहले मुलाकात हुई थी वजीर आजम के साथ एहसान मानी साहब की, इससे पहले उसके बाद पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट ने अपने कुछ लोगों से खबरें चलवाई थी कि जी एक्सटेंशन मिल रही है उनको। एकदम से फिर सूरत हाल जो है वो चेंज होना शुरू हुई और फिर अब ऐसा हुआ है। रमीज राजा का नाम यूं हैरान को नहीं है क्योंकि वो वसीम अकरम और दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं वो वजीर आजम के साथ डायरेक्ट उनका राब्ता रहता है, और क्रिकेट में ज़ाहिर है जो मशवरे वगैरह जो हालिया सूरत हाल है वो बात उनसे करते रहते हैं, तो रिपोर्टें सारी मिल रही थी। लेकिन अब एहसान मानी साहब अगर गए तो वो अकेले नहीं जाएंगे, वो फिर सबको लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर ये वसीम खान और जो दूसरे उनके सारे लोग हैं उनको किस किस्म के चैलेंजेस हो सकते हैं पीसीबी को दरकार सलीम खालिक साहब, जिन पर फौरी फिर तवज्जो चाहिए होगी? रमीज राजा पहले भी पीसीबी के सीईओ रह चुके हैं, उनको पता है कि कैसे इंतजाम चलाते हैं। जो मसला आ रहा है, जो मुझे लगता है ऐसा, वो वजह यह है कि पीसीबी के जो चेयरमैन का ओहदा होता है वो एजाजी होता है, कोई सैलरी नहीं मिलती। और रमीज राजा जो कमेंट्री करते रहे और बाकी जो दूसरे तरह के मीडिया के कमिटमेंट्स है उससे वो काफी पैसा कमा लेते हैं। अगर वो पीसीबी में आए तो उन्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, सिर्फ पीसीबी में रहना पड़ेगा। चेयरमैन बने तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं लेकिन पैसे कोई नहीं मिलते। सीईओ को बहुत पैसे मिलते हैं, उसकी सैलरी है जैसे वसीम खान को 25-30 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं। तो कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि 6-7 महीने एहसान मानी जो है वो रहें और रमीज राजा सीईओ आए और वसीम खान की छुट्टी हो। लेकिन अभी कोई चीज भी इस तरह से वाज़ेह नहीं हो रही। अभी इधर उधर से मुख्तलिफ किस्म की जो पीसीबी का कैंप है, जो मानी साहब को देखना चाहता है, वो अपनी इत्तलात चला रहा है, दूसरे लोग दूसरी तरफ से कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, जी
जी आमिर साहब, आप क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, आप इस तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? एक तब्दीली 3 साल पहले आई थी, उस तब्दीली ने ट्वीट के ज़रिए एहसान मानी को क्रिकेट पे नाला। इमरान खान मेरा आज भी हीरो है क्रिकेट के हवाले से और रहेगा, लेकिन इंतज़ामी तौर पे उन्होंने साबित कर दिया कि गवर्नेंस उनके बस की बात नहीं। वो क्रिकेट के कप्तान अच्छे थे, लेकिन सबको साथ लेके चलने में नहीं, वहाँ पे भी उनका डंडा चलता था कि ये खेलेगा और ये नहीं खेलेगा। जब वो सबको साथ खिलाते हैं तो उसमें वो कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही। रमीज़ राजा बड़ी अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर को तारीफ़ें करते रहे। ओहदा उन्हें मिल जाए, अल्लाह करे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, कौन चाहेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जाए। लेकिन जिस तरीके से लाते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं कि एहसान मानी को बाइज्जत टेन्योर दिया है, कोई तनकीद नहीं प्राइम मिनिस्टर ने किसी की सुनी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। इकबाल बेग साहब, सलीम खालिक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।